हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में। आज है 22 जुलाई 2020। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही बेसिक सब्जेक्ट्स का टॉपिक जो कि भारतीय दर्शन है उसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज करंट अफेयर्स की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और महत्वपूर्ण थी, इसलिए भारतीय दर्शन के टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए आज के टॉपिकों के बारे में देख लेते हैं। आज हम प्लेग के बारे में डिस्कस करेंगे, फरजाद बी गैस क्षेत्र और चाबहार बंदरगाह के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जिसे हाल ही में जुलाई में लागू किया गया और इससे संबंधित ही ई कॉमर्स के नियम भारत में क्या हैं जो 2020 में बनाए गए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक न्यूज़ असम की देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है। क्षुद्र ग्रह 2020 एनडी हालिया न्यूज में रहा क्या है। और जोरम मेगा फूड पार्क 2019 में वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान पुरस्कार किसे दिया गया यह भी देखेंगे। और सेकंड वीडियो होगा वो भारतीय दर्शन से संबंधित होगा जिसमें हम सांख्य दर्शन, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए पहली न्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जोरम मेगा फूड पार्क से संबंधित है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिजोरम में इसकी शुरुआत की गई। विभिन्न राज्यों में 18 मेगा फूड पार्क परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। विभिन्न राज्यों में 19 मेगा फूड पार्क पहले ही परिचालन शुरू हो गया है और इन्हीं में से 6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित थी, पहली असम में और दूसरी मिजोरम में। आइए सेकंड न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड न्यूज़ एक समिति से संबंधित है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है कि प्रोफेसर आर नारायण समिति किससे संबंधित थी। प्रोफेसर आर नारायण समिति लेखांकन मानकों और ऑडिटिंग मानकों के ड्राफ्ट से संबंधित है और यह एनएफआरए के कार्यकारी निकाय को सहायता और सलाह देगी। अब एनएफआरए क्या है यह हम देख लेते हैं क्योंकि ये अलग से किसी एग्जाम में ऑप्शन बना के दे दिया जाएगा। एनएफआरए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना कंपनी अधिनियम 2013 के एक्ट से भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में किया गया था। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। 2019 में वानिकी में उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कन्नन CS वॉरियर को उनकी कैसुवरीना जो कि एक पौधे की प्रजाति है का क्लोन बनाने के लिए दिया गया। कैसुवरीना का फूल देख सकते हैं और ये कैसुवरीना का वृक्ष आप इसको देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है प्लेग या बुबोनिक प्लेग से। यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में चीन के भीतरी मंगोलिया के एक अस्पताल ने यह पुष्टि की कि उनके यहाँ एक मरीज बुबोनिक प्लेग का आया है। अगर हम संक्रमण के आधार पर देखें तो प्लेग के मुख्यतः 2 रूप होते हैं। पहले को हम बुबोनिक प्लेग कहते हैं और दूसरे को न्यूमोनिक प्लेग कहते हैं। न्यूमोनिक प्लेग फेफड़ों यानी लंग्स पर आधारित प्लेग का सबसे विषैला रूप है। इससे ग्रसित व्यक्ति अन्य मनुष्यों को बूंदों के माध्यम से यह रोग दे सकता है। जैसे किसी ने छींका या स्नीजिंग की तो उसकी वजह से ये दूसरे में पहुंच जाएगा, इसके बैक्टीरिया दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाएंगे। बुबोनिक प्लेग बैसिलस बाई पेस्टिसिस नामक संक्रमित पिस्सू के काटने से हो जाता है, क्योंकि जब ये काटता है तो यह निकटतम लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है और खुद की प्रतिक्रिया या क्लोन बना लेता है, जिसके कारण लिम्फ नोड में क्या होता है कि सूजन हो जाती है, तनाव हो जाता है और दर्द होने लगता है। इस स्थिति को बुबो कहा जाता है और बुबोनिक प्लेग का मानव से मानव में संचरण संभव है। आइए इससे संबंधित कुछ और जानकारी भी जान लेते हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। मनुष्यों में संक्रमित वेक्टर पिस्सू के काटने से भी हो सकता है, साथ ही साथ रक्त आदान प्रदान करने से भी हो सकता है और असुरक्षित संपर्क से भी यह फैल सकता है। न्यूमोनिक प्लेग के रोगी के श्वसन की छोटी बूंदें या छोटे
कण को सांस द्वारा अंदर लेने से भी न्यूमोनिक प्लेग फैल सकता है। अब प्लेग के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि यह विश्व में किन किन देशों में या महाद्वीपों में पाया जाता है। तो यह पशु रोग जो है ये ओशियाना पाया जाता है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसको छोड़कर ये लगभग हर महाद्वीप में पाया जाता है। और 1990 के बाद से अगर हम देखें तो अफ्रीका में सबसे अधिक मानव के मामले सामने आए हैं। 3 सबसे स्थानिक देश भी हैं, जिनमें कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मेडागास्कर और पेरू हैं। आइए कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इनकी लोकेशन देख लेते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य इस एरिया में, और मेडागास्कर अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। पेरू जो कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, इसकी राजधानी लीमा है। अब इसका उपचार कैसे संभव है और संक्रमण से बचने के लिए मानव अगर सावधानियों को बरतता है तो इसका इलाज सफलतापूर्वक किया जा सकता है। अब एक अपन घटना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि 14th सेंचुरी से संबंधित है, जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना गया था। वास्तव में यह बुबोनिक प्लेग ही था, जिसमें कम से कम 50 मिलियन लोग मारे गए थे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है ईरान की फरजाद वी गैस क्षेत्र से। सबसे पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं ताकि आप न्यूज़ को अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ। यह ईरान की संप्रभुता के नियंत्रण में फारस की खाड़ी में स्थित है और यह अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। जैसे कि आप यहाँ पर रेड कलर से और ग्रीन कलर से आप देख सकते हैं कि जितने भी रेड कलर के ये एरिया हैं ये गैस फील्ड हैं और बाकी ग्रीन कलर के ऑयल फील्ड हैं। तो ईरान ये जो साउथ पर्स है, अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए कि साउथ पर्स और नॉर्थ फील्ड किन किन देशों में है, तो साउथ पर्स ईरान का हिस्सा है और नॉर्थ पर्स कतर ओमान का हिस्सा है। इसे 2008 में खोला गया था। अब हाल ही में न्यूज में यह इसलिए रहा यह क्षेत्र क्योंकि भारत अब फरजाद वी गैस क्षेत्र अन्वेषण परियोजना में शामिल नहीं है और ऐसा अमेरिका के द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों के चलते हुआ। तो इसकी इम्पोर्टेंट लोकेशन ही महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा कि ईरान की संप्रभु क्षेत्र में पाया जाता है। और अगर आप डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ और क्विज खेलना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और भी महत्वपूर्ण न्यूज़, ईरान के पास प्राकृतिक गैस का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ भी ईरान से ही संबंधित है और यह एक लोकेशन चाबहार परियोजना से संबंधित है। 2016 में भारत और ईरान के बीच यह समझौता हुआ। अब चाबहार पोर्ट लोकेटेड कहाँ है, तो यह गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। और जो फरजाद वी गैस लाइन थी वो कहाँ लोकेटेड थी, आप ये याद रखना, वो फारस की खाड़ी में लोकेटेड थी। अब ये भारत के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, हम इसके बिंदुओं को भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के प्रतिरोध की उपेक्षा इससे होगी और दूसरा यूरोप और मध्य एशिया के लिए यह कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के माध्यम से हम यूरोप और मध्य एशिया तक पहुंच सकते हैं। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, चाबहार से फिर यहाँ, फिर अफगानिस्तान, ऐसे करके INSTC को जोड़ा जाएगा। अब इसकी भू रणनीतिक अवस्थिति से भी यह चाबहार इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह जो कि चीन के द्वारा बनाया जा रहा है और भारत को घेरने की प्रक्रिया जिसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्वादर और चाबहार के बीच की दूरी केवल और केवल 72 किलोमीटर है। तो आप ये फैक्ट याद रखना है, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछा जाए। परिवहन लागत में इससे कमी आ जाएगी क्योंकि समय और धन दोनों की बचत इस परियोजना के बाद होगी। क्षेत्र की स्थिरता के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। अगर भारत को यह वैकल्पिक मार्ग मिल जाता है तो भारत के लिए बाकी सुविधाएं आसानी से भारत प्राप्त कर सकता है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, जिसे हाल ही में 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। यह उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा और उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद
करेगा। यह अधिनियम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह लाया गया है। को लाने से अब तीव्रता होगी और कम समय में कार्रवाइयां संभव हो सकेगी। पुराने अधिनियम में अगर हम देखें तो त्रिस्तरीय उपभोक्ता निवारण तंत्र था। अगर कोई विवाद हो जाता है कंपनी और उपभोक्ता के बीच में तो 3 स्तरों पर हमें काम करना होता था, केंद्र, राज्य और जिला स्तर में। अब अगर इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसमें एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA का गठन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेक्स्ट UPSC एग्जाम। यह इसके गठन का प्रस्ताव करता है जो कि असुरक्षित वस्तुओं से उपभोक्ताओं की रक्षा करेगा। इसमें एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र भी है, लेकिन इसमें एक शर्त है जो आपको याद रखनी पड़ेगी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि अगर इसमें मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निपटारा होता है तो इस मध्यस्थता के लिए बाद में कहीं भी कोई अपील नहीं की जा सकती। आइए अब इसका जुड़ाव ई-कॉमर्स नियम 2020 से भी देख लेते हैं। सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स नियम 2020 को अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 यह अनिवार्य है, ये केवल परामर्श नहीं है। तो ये क्या है, अनिवार्य है। आप ये क्वेश्चन याद रखना, ये ऑप्शन किसी ना किसी क्वेश्चन में डाल सकती है UPSC के एग्जाम में। मिलावटी नकली सामान के निर्माण या बिक्री के संदर्भ में सजा का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो आइए सजा को हम देख लेते हैं। अगर पहली बार किसी कंपनी को इसके तहत दोषी माना जाता है या किसी व्यक्ति को, तो सबसे पहले तो 2 साल के लिए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। अगर दूसरी बार भी वह वही गलती करता है तो लाइसेंस को आजीवन रद्द किया जा सकता है। आइए कुछ अन्य नियम और विनियम भी देख लेते हैं। इसमें 5 लाख रुपए तक की कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी शिकायतें दर्ज होंगी। जिसको पैसा मिलना है मुआवजे के रूप में, अगर उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो पैसा कहाँ जाएगा, वह पैसा उपभोक्ता कल्याण कोष में स्वतः ही जमा हो जाएगा। और जो राज्य सरकारें हैं वह हर तिमाही में केंद्र सरकार को जानकारी देती रहेंगी। आइए अब CCPC के बारे में भी जान लेते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, यह एक सलाहकारी निकाय होगा, मैंडेटरी नहीं है, केवल सलाह देगा ये, और इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होंगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कि तो केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के मंत्री इसकी अध्यक्षता करेंगे। उपाध्यक्ष के रूप में संबंधित राज्य के मंत्री होंगे और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए 34 सदस्य होंगे। इस परिषद का कार्यकाल कितना होगा, तो यह केवल 3 वर्ष का होगा। अब ये CCPC बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख के जाना एग्जाम में। अब ये फिगर के माध्यम से भी अपन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को देख सकते हैं। रेगुलेटर के रूप में अगर देखें तो 86 में कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था, इसमें CCPA का गठन किया गया है। कंज्यूमर कोर्ट के संदर्भ में देखें तो कंप्लेंट कैन बी फिल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेंट रेजिड्स और वर्क्स, यहाँ कंप्लेंट फाइल हो सकती है, यहाँ टाइम लगता था। अगर ई-कॉमर्स के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कोई प्रोविज़न नहीं था ई-कॉमर्स के लिए, और ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई-कॉमर्स, और इस 2019 के अधिनियम में ई-कॉमर्स के सारे रूलों को ऐड किया गया है। मीडिएशन के रूप में अगर देखें तो कोई लीगल प्रोविज़न यहाँ पर नहीं था, और यहाँ पर कोर्ट कैन रेफर सेटलमेंट मीडिएशन, तो यहाँ पर मध्यस्थता भी करवाई जा सकती है। तो आइए ई-कॉमर्स नियम 2020 को देख लेते हैं। इनके रूलों को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के साथ लिंक किया जाएगा। अब इसमें है क्या, अपन वो भी देख लेते हैं। प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने मूल देश समेत रिटर्न, रिफंड और उससे संबंधित विकल्प के बारे में सूचना देना अनिवार्य होगा। अब कोई भी अगर ई-कॉमर्स कंपनी है तो उसको सूचना देना ही पड़ेगा। अब ई-कॉमर्स कंपनियां क्या होती हैं, अपन ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। ई-कॉमर्स कंपनी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि एक प्रकार की बाजार प्रणाली है जिसमें उपभोक्ता और वस्तुओं के बीच में
कुछ मीडिएटर आ जाते हैं, जैसे कि अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, मिंत्रा हो गया, ईबे जैसी कुछ कंपनियां बीच में आ जाती हैं। और इसमें दो मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं, एक बाजार मॉडल और दूसरा इन्वेंट्री मॉडल। बाजार मॉडल में केवल ई कॉमर्स कंपनियां केवल वस्तुओं को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाएगी, और अगर इन्वेंट्री मॉडल होगा तो इन्वेंट्री मॉडल में ये जो ई कॉमर्स कंपनियां ये खुद के उत्पाद बनाकर उपभोक्ता तक पहुंचा सकती हैं। आइए अब न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सभी सूचनाएं उपभोक्ता को जागरूक बनाएंगी। अगर सूचनाएं उपभोक्ता को दी जाएंगी तो वह उसके रिव्यू पढ़ के चीज़ों को खरीदेगा ताकि उसको नुकसान ना हो। और इनके लिए एक प्रोविज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी ने कंप्लेन दर्ज करवाई तो 48 घंटे के भीतर उपभोक्ता को एक मैसेज मिलना चाहिए कि उसकी कंप्लेन दर्ज हो गई है, और अगले 1 महीने में ही इसका निपटारा करना होगा। नया अधिनियम उत्पादों के उत्तरदायित्व की अवधारणा को भी प्रस्तुत करता है। अब अगर उत्पाद में कोई खराबी निकलती है तो उत्पाद निर्माता, उत्पाद सेवा प्रदाता यानी कि ई कॉमर्स कंपनियां और उत्पाद विक्रेता यानी कि जो छोटी छोटी दुकानें होंगी, इन सभी को इसके दायरे में लाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इस न्यूज का ये है कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य हैं। ये केवल परामर्श नहीं है, ये मतलब मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो इससे उपभोक्ताओं के बीच में जागरूकता बढ़ेगी और उनके अधिकारों का अच्छे से बचाव हो पाएगा। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर्यावरण से संबंधित है, जो कि इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर से ली गई है। देहिंग पटकई, जो कि असम में स्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे 2004 में एक वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था के संबंध में है। यह चर्चा में इसलिए आया क्योंकि देहिंग पटकई को हाल ही में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का असम सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। तो आइए सबसे पहले अपन इसकी लोकेशन को देख लेते हैं ताकि एक फिगर बने और न्यूज को अच्छे से समझा जा सके। ये देखिए, ये है मुख्य भारत भूमि, और यहाँ से अगर अपन चिकन नेक से होते हुए जाते हैं, जो कि एक छोटा सा कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसी को चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं। ये असम का मैप है और ये असम के लास्ट कॉर्नर में आप देहिंग पटकई को देख सकते हैं। ये असम में तराई वर्षावन क्षेत्र का अंतिम शेष बचा हुआ भाग माना जाता है। इसमें लुप्तप्राय व्हाइट विंग्स वुड डक को संरक्षित किया जाता है। 112 किलोमीटर स्क्वायर के देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य देहिंग पटकई हाथी अभ्यारण्य के भीतर है। ये अलग से नहीं है, जो हाथी अभ्यारण्य है उसी के भीतर देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, और यह कोयला और तेल समृद्ध इलाकों के आसपास पड़ता है। पोस्ट अपग्रेडेशन के बाद जो देहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य है वह असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगर इसको मंजूरी मिल जाती है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तो यह असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान होगा। बाकी के 5 कौन से हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कांजीरंगा, नामरी, मानस, औरंग और डिब्रू साइखोवा है। आइए इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं। ये असम का मैप है, इसकी राजधानी गुवाहाटी, मानस ये है, औरंग यहाँ स्थित है, नामेरी, कांजीरंगा एंड देहिंग पटकई तुम। आने वाले एग्जाम में आपसे इससे संबंधित पूरब से पश्चिम इसका क्रम लगाने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर पश्चिम से पूरब का क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट स्लाइड भी इसी से संबंधित है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में अंतर क्या है। अगर हम बेसिक मोटा मोटा सा अंतर देखते हैं तो दोनों ही संरक्षित क्षेत्र हैं, लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य में कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाती है, जैसे कि चराई, शोध आदि और जीविका आदि की अनुमति दी जाती है। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यान में ये सारी गतिविधियां नॉट अलाउड हैं। कहाँ? नेशनल पार्क में। वन्यजीव अभ्यारण्य के अंदर कुछ मानवीय गतिविधियों को भी अनुमति दी जा सकती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की कोई भी अनुमति नहीं होती। तो अपन ये पॉइंट याद रखेंगे। वन्यजीव अभ्यारण्य का नियंत्रण राज्य सरकारें करती हैं और राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित
किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है एक इंडेक्स से। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछेगा कि इसको जारी कौन करता है और भारत की रैंकिंग क्या है और यह कौन सा संस्करण है। तो आइए देख लेते हैं। इसे जारी करने वाली संस्था जोन्स लैंग लासाले है, यानी कि JLL। यह प्रति 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करती है और इस वर्ष भारत को 34वें स्थान पर रखा गया है। यह इसका 11वां संस्करण था। साथ ही कुछ अन्य देशों की भी रैंकिंग को अपन देख लेते हैं। चीन को इसमें 32वें स्थान पर रखा गया है और ऑस्ट्रेलिया को 3rd स्थान पर और न्यूजीलैंड को 6th स्थान पर इन्होंने अपनी पोजीशन को बनाकर पहले की तरह रखा है। तो आइए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज एक क्षुद्र ग्रह से संबंधित है जिसका नाम एनडी 2020 रखा गया है। हाल ही में नासा ने चेतावनी दी कि क्षुद्र ग्रह 2020 एनडी 24 जुलाई को, कितने जुलाई को, 24 जुलाई को पृथ्वी के नजदीक से होकर गुजरेगा। यह 170 मीटर लंबा क्षुद्र ग्रह है और यह 0.034 खगोलीय इकाई के आसपास गुजरेगा। अब ये खगोलीय इकाई क्या होते हैं, अपन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नासा के अनुसार विशेष रूप से 0.05 खगोलीय इकाई या उससे कम की डिस्टेंस वाले सभी क्षुद्र ग्रह PHAs यानी कि पोटेंशियल हजार्डस एस्ट्रॉइड माने जाएंगे। मतलब उनसे हमें खतरा हो सकता है अगर वो इतने पास से होकर गुजरते हैं। नासा जैसे क्षुद्र ग्रह को नियर अर्थ ऑर्बिट के रूप में वर्गीकृत करता है क्योंकि वे अन्य ग्रहों से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रभावित होकर पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। नियर अर्थ ऑर्बिट क्या है इसको देख लेते हैं। यह ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कक्षाओं या पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं। ये बर्फीले जल के साथ साथ धूल कणों से निर्मित होते हैं और कभी कभी यह पृथ्वी के समीप भी पहुंच जाते हैं, जिनको हम कई बार टूटता हुआ तारा की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। थैंक यू।